इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में सबसे बड़ी चिंता है, सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ी परेशानी है कोरोना के कहर की। हालात पिछले साल से भी ज्यादा खराब है। आज कोरोना के 1,26,000 नए केसेस सामने आए। पिछले 3 दिन से 1 लाख से ज्यादा नए केस हर रोज सामने आ रहे हैं। देश के 100 से ज्यादा शहरों में नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। कई शहरों में, कई जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। कई शहरों में 18 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाना पड़ा है। लॉकडाउन के डर से मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से मजदूर वापस लौटने लगे हैं। अस्पतालों के बाहर कोरोना का टेस्ट कराने वालों की लाइनें लगी हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स कम पड़ने लगे हैं। एक बार फिर एक बेड पर 2 मरीज दिखने लगे हैं। हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों की लाशें मिल रही हैं। एक बार फिर शमशान घाट और कब्रिस्तानों पर लाशों की कतार लगनी शुरू हो गई है। इसीलिए हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों से बात की। मोदी ने मुख्यमंत्रियों को बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरियां क्या हैं। मोदी ने कहा, अब जो हालात हैं उनमें सबसे पहले माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर ध्यान देना होगा। दूसरा फोकस टेस्टिंग पर होना चाहिए। मोदी ने कहा, वैक्सीन आने के बाद टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर फोकस कम हुआ है और यह बहुत बड़ी कमी है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है, लोग अब कोरोना को कैजुअली ले रहे हैं। कोरोना के प्रति लोगों का डर खत्म हो गया है। इससे लापरवाही बढ़ी और लापरवाही ने कोरोना को बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर इन बातों पर फोकस कर लिया तो फिर हमारे पास न संसाधनों की कमी है और न अनुभव की। मोदी ने आज एक नया टर्म दिया। कहा, जिन राज्य सरकारों ने कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया है वो इसे नाइट कर्फ्यू कहने के बजाय कोरोना कर्फ्यू कहें। इससे लोगों को खतरे का अंदाजा होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज़्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के, लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्थाएं इतनी हो चुकी हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पर विश्वास कीजिए। मोदी की बात सही है कि हालात नाजुक हैं। कोरोना के रफ्तार के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। देश के 100 से ज्यादा शहरों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू है तो कहीं संपूर्ण लॉकडाउन। दिल्ली में रोजाना 5,500 से ज्यादा मरीज मिल रहे थे, लेकिन आज दिल्ली में करीब 7,500 नए मामले सामने आए। यहां 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आज यूपी में करीब 8,500 मरीज सामने आए। इसके बाद लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली,
कानपुर के साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू पहले से लगा हुआ है। अब दमोह को छोड़कर दूसरे सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा छिंदवाड़ा में 7 दिन का लॉकडाउन पहले से लगा हुआ है। पंजाब में भी कोरोना मरीजों का ग्राफ काफी ऊपर पहुंचा है, इसलिए पूरे पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात के 20 शहरों और ओडिशा के 10 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के रोजाना 10,000 नए मरीज मिल रहे हैं, इसलिए रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन है। लेकिन सवाल है कि कोरोना की रफ्तार अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? गलती कहां हुई? लापरवाही कहां हुई? इसका जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। मोदी ने कहा कि पिछले साल लोग कोरोना से डरते थे, लेकिन अब लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं और ये लापरवाही भारी पड़ रही है। पहले कोरोना के समय क्या होता था, हल्के फुल्के सिम्टम्स भी लोग डर जाते थे तो तुरंत एक्शन लेते थे। दूसरा, इन दिनों बहुत पेशेंट असिम्टोमेटिक है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया, ऐसा हो गया, कभी कभी तो वो भी नजर नहीं रहा, और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं और परिणाम स्वरूप पूरा परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है। तब हमारे ध्यान आता है जो आज परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण है शुरुआत एसिम्टोमेटिक से होती है और केयरलेस होती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है। उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूँ क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। मैंने पहले भी कहा था, ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है, और इसलिए ह्यूमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागरूक करना पड़ेगा, उसने नियमों का पालन करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है। कोरोना को जब तक आप लेने नहीं जाएंगे तब तक वो आपके घर नहीं आएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा अब लापरवाही की वजह से विकराल रूप ले रहा है। तो इलाज क्या है, करना क्या है? थोड़ी सख्ती। प्रधानमंत्री ने कहा अगर राज्य सरकारें सिस्टम में आने वाली सुस्ती को दूर करें, रणनीति बनाकर, स्ट्रेटेजी बनाकर इस काम को करें, तो 2-3 हफ्ते में फिर से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि अब हम तैयार हैं। एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है, लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। जो बातें हमारे सामने स्पष्ट है और उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है
और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है। दूसरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए एक चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है कि लोग लापरवाह हुए हैं, डर कम हुआ है और साथ साथ प्रशासन भी लेथार्जिक हुआ है, सुस्त हो गया है। इसलिए कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई। और चिंता की बात यह है कि अब कोरोना के मरीजों की संख्या के सामने कई जगह हेल्थ सिस्टम जवाब देने लगा है। यह हाल तब है जब पिछले 1 साल में पूरे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम हुआ। डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को 1 साल का अनुभव है और अब वैक्सीन भी है। इसके बाद भी कोरोना की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि सारी तैयारियां कम पड़ रही हैं। मुंबई का हाल सबसे बुरा है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, आईसीयू बेड्स करीब करीब फुल हैं, ब्लड बैंक्स ड्राई हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले 1 हफ्ते में हालात काफी तेजी से बिगड़े हैं। ज्यादातर मरीज सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है और अब कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हालत यह है कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से बात करके एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की मांग की। शिवराज सिंह ने दूसरे राज्यों से भी मदद मांगी है। डिमांड बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई करने वाली कंपनियां इस डिमांड को पूरा करने में नाकाम हो रही हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं। भोपाल में कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड सीएमएच हॉस्पिटल में रोज ऑक्सीजन के 60 सिलेंडर्स की जरूरत है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 10 सिलेंडर्स की हो रही है। और यह परेशानी, हालत की गंभीरता शिवराज सिंह के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई संकट नहीं है। व्यवस्था हम यथासंभव बना रहे हैं। गुजरात भी मेरी बात हुई है, केंद्र सरकार से भी मेरी बात हुई है। भिलाई से हमको अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी से चर्चा हुई थी, वहां से टैंकर आना शुरू हो गया है। वो व्यवस्था भी बनी रहे, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। अब तो हम सब जानते हैं कि कोरोना का सबसे पहला अटैक रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। फेफड़ों में वायरस हमला करता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसलिए अगर मरीज की हालत बिगड़ती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए इस मामले में सिर्फ केंद्र सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, राज्य सरकारों को भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हालत तो बिगड़ रही है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं और ये तस्वीर सूरत से आई है। इस तस्वीर को देखकर आपको समझ आएगा कि हमारे हेल्थ सिस्टम का हाल क्या हो गया है। पूरे देश के आधे से ज्यादा कोरोना के मरीज महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में हॉस्पिटल भर चुके हैं। असर यह हो रहा है कि महाराष्ट्र से अब कोरोना के मरीज इलाज के लिए आसपास के राज्यों में जा रहे हैं। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो सूरत के एक हॉस्पिटल के बाहर की है। हॉस्पिटल के बाहर गैलरी में जो शख्स लेटा है उसका नाम है मनोज छाबड़े। महाराष्ट्र के धुले का रहने वाला है। मनोज और उसके माता पिता यानी पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है। महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिली,
वो धुले से इलाज के लिए सूरत आए। मनोज के पिता की हालत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। खुद हॉस्पिटल के बाहर इसी तरह खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। मनोज का कहना है कि हॉस्पिटल का एक दिन का खर्चा 22,000 रुपये से ज़्यादा है। उनके परिवार की हैसियत ऐसी नहीं है कि इतने पैसे देकर 3 लोगों का इलाज कराया जा सके। पिता को ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें एडमिट करा दिया और खुद हॉस्पिटल के बाहर रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। हम बहुत तकलीफ में हैं। यहाँ पर हम पॉजिटिव हैं। डॉक्टर साहब ने हमको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करके दिए हैं। ये मम्मी पॉजिटिव मेरी, मैं पॉजिटिव, हम मेडिकेशन पे यहाँ पर। अंदर बेड के चार्जेस बहुत अफोर्डेबल है, वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। एक बेड के चार्जेस 22,000 है। हम यहाँ पर क्वारंटाइन होके हमारा मेडिकेशन चला रहे हैं। पापा 3rd फ्लोर पे एडमिट है, वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे है। सब भगवान भरोसे जी रहे हम। आपको यहाँ क्यों रखा है? नहीं, उन्होंने नहीं रखा है, हम खुद यहाँ पर रखे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? कब तक यहाँ रहोगे अभी आप? 14 दिन तक। ऐसे ही रहोगे 14 दिन तक? हाँ, हमारे कोई रिलेटिव है यहाँ पर, वो हमको टिफ़िन वगैरह देते हैं, सुबह शाम टिफ़िन देते हैं, वो मदद करते हैं हमको। तो वो भी नहीं घर ले जा सकते ना, उनके भी बाल बच्चे हैं ना, वो भी नहीं घर ले जा सकते उनके घर। वो वहाँ पे आते वो उधर है के डब्बा रख के चले जाते। ये इनके जैसे भाई वो दे देते हमको। मनोज और उसकी मां की बातें दिल दहलाने वाली हैं। सोचिए, पिता हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और हॉस्पिटल के बाहर मां और बेटा कोरोना से लड़ रहे हैं, हालात से लड़ रहे हैं। दुखद तो है। कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से सिर्फ हॉस्पिटल्स पर नहीं, शमशान घाट पर भी प्रेशर पड़ने लगा है। अब शमशानों में, कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगी हैं। पहले इस तरह की तस्वीरें दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात से आती थी, लेकिन अब शमशान में लाशों की लाइनें उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगी हैं। ये पहली बार है। हमारी संवाददाता अजय कुमार ने बताया कि लखनऊ में अंतिम संस्कार के लिए टोकन सिस्टम लागू हो गया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में करीब 9,500 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। अकेले लखनऊ में एक दिन में 2,369 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मरने वालों की फिगर बढ़ रही है। अंतिम संस्कार के लिए लाइन लंबी होती जा रही है। कई बार तो अंतिम संस्कार के लिए 6 से लेकर 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। ये लखनऊ का बैकुंठ धाम है। ये बैकुंठ धाम विदुर शवदाह है। इस तरह के 2 यहाँ पे शवदाह हैं, एक यहाँ पर और एक गुल्लाला में। यहाँ पर 2 मशीनें लगी हैं और गुल्लाला में 1, लेकिन यहाँ भी एक मशीन खराब हो गई है। इसका असर ये हुआ है कि कोरोना से जो लोग मर रहे हैं, तादाद रोजाना बढ़ती जा रही है, उनको यहाँ पर टोकन दिया जा रहा है। ये शवदाह के बाहर आप देखेंगे पूरे आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। एक तरफ आपको एम्बुलेंस की कतार दिखाई देगी जिसमें लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे ससुर जी का निधन हो गया कल पीजीआई में। जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लाया गया तो मुझे बताया गया कि आपको 8वें नंबर का टोकन मिला है और इस प्रकार आपको 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। मृत्यु अपने आप में एक त्रासद और पीड़ादायक अनुभव होता है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए भी इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ये इस तरह का अनुभव पहली बार मुझे हो रहा है। नियर अबाउट 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे वी आर वेटिंग। बहुत कष्टप्रद है मैम, लेकिन व्हाट वी कैन डू, वी आर हेल्पलेस, वी कैन वेट ओनली, नथिंग एल्स। व्हाट दे हैव सेड वी हैव टू फॉलो, नथिंग एल्स। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये जो शवदाह गृह है ये नगर निगम चलाता है और नगर निगम का कहना है कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पर कि उनके लिए अंतिम संस्कार फौरन कराना असंभव हो गया है। तो इसमें मारामारी ना हो इसलिए यहाँ पर टोकन दिया जा रहा है। आपने देखा कोरोना ने कैसे जीने का तरीका बदल दिया है, मरने का तरीका बदल दिया है, दाह संस्कार का तरीका बदल दिया है, दफनाए जाने का तरीका बदल दिया है। पिछले साल जब कोरोना पीक पर था उस वक्त भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से इस तरह की तस्वीरें नहीं आई थी।
यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कोरोना का मुकाबला किया था, हालात को काबू किया था, इसकी तारीफ भी हुई थी। लेकिन अगर अब यूपी में सिस्टम बिगड़ा है, लेथार्जी आई है, सुस्ती आई है, लाशों की लाइनें लगी हैं, तो स्थिति कितनी भयानक हो गई है ये समझने की जरूरत है। इसीलिए सावधान होने की जरूरत है, सिस्टम में चुस्ती लाने की जरूरत है, टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। हॉस्पिटल का हाल हमने देखा, शमशान की स्थिति हमने देखी, लेकिन कोरोना ने जिंदगी जीनी कैसे है इस पर भी असर डाला है। कोरोना ने लोगों के रोजगार पर असर डाला है, कोरोना ने लोगों की भूख पर असर डाला है। इसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं। एक कड़वी सच्चाई यह है कि लोगों में अब कोरोना से ज्यादा लॉकडाउन का डर है, 2 वक्त की रोटी का डर है, पेट की भूख का डर है। मुंबई, पुणे, ठाणे, अहमदाबाद, सूरत, ये सारे ऐसे शहर हैं जहां से प्रवासी मजदूर अब एक बार फिर अपने गांव की ट्रेन पकड़ने की कोशिश में हैं। एक बार फिर हजारों मजदूर वापस निकल चुके हैं, घर जाना चाहते हैं, लेकिन पहले का अनुभव है, इसलिए वो पैदल चलने को मजबूर नहीं है। स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। मुंबई और पुणे से चलने वाली ज्यादातर ट्रेन में बुकिंग फुल है। रेलवे स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ये वो लोग हैं जो रोटी रोजी कमाने के लिए यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से मुंबई आते हैं। कोई जरी का काम करता है, कोई फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर था, कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा, शहरों में काम धंधा बंद हो गया। जिन लोगों के यहाँ मजदूर काम करते थे उन्होंने कह दिया अब अगर लॉकडाउन लगा तो फिर फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो जाएगा, तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। तो भला इसी में है कि अभी से घर निकल जाओ। यहाँ पर ये भीड़ देख रहे, कतार किस तरह से इन प्रवासी मजदूरों की है, जिन्हें लग रहा है कि जिस तरह से करीब 30 अप्रैल तक जो एक तरह से मिनी लॉकडाउन लगा दिया, उसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। और इसीलिए ये जो लोग हैं वो अभी अपने गांव चले जाना चाहते हैं, ताकि पिछले साल जिस तरह से हालत हुई थी वो हालत इस बार ना हो। चलते चलते हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। आप कहाँ पर जा रहे हैं और आपकी क्या वजह है? सर हम लोग का काम छूट गया और हम लोग मतलब कि इस वजह से जा रहे हैं, और हम लोग मधुबनी के रहने वाले हैं। लॉकडाउन में पिछले साल भी जो है आपके पास बहुत परेशानी हुई थी? जी सर बिल्कुल। खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके पास नौकरियां थी वो नौकरियां चली गई हैं, जो छोटे मोटे काम करते थे उन्हें काम पर से निकाल दिया गया है, दुकानें बंद है, कारखाने बंद है। तो ऐसे में ये लोग खाना कहाँ से खाएंगे, इनके रहने की व्यवस्था क्या होगी, अन्य तमाम तरह की परेशानियाँ इन्हें हो सकती है। और जिस तरह से, जिस स्थिति से ये तमाम लोग गुजरे थे पिछले साल, उस स्थिति से इन्हें दोबारा ना गुजरना पड़े, इसलिए ये जो है अभी एहतियात के तौर पर, चूंकि ट्रेनें चालू, इसलिए अभी ये अपने गांव पहुंच जाना चाहते हैं। पिछली बार आपके साथ क्या हुआ था? सर पिछले बार भी लॉकडाउन की वजह से होटल बंद हो गया था ना। हाँ। अभी भी वैसे ही हुआ सर। अच्छा, अभी भी आपके पास कोई काम नहीं है या फिर आप एहतियात के तौर पे जा रहे हैं? काम नहीं है सर। तो अभी आपने शहर छोड़ने का फैसला किया है? हाँ, तो क्या करें, इधर लॉकडाउन लगने वाला क्या करेंगे। पिछले बार फंस गए थे, 2 महीना फंसे थे जी। इस बार भी फंसेंगे तो फिर क्या होगा, फिर खाने पीने का मंदा हो जाएगा, काम धाम ऐसे नहीं हो रहा है। अरे काम बंद हो गया, कंपनी बंद हो गया, बोला चले जाओ अपने अपने गाँव आए। तो पिछले साल भी क्या आप यहाँ पर फंसे थे लॉकडाउन के दौरान? 2 महीना फंसे थे। अच्छा, तब क्या हुआ था आपके साथ? क्या कंपनी खाना उना इतना नहीं दिया, बोला जितना जल्दी हो चले जाओ भाई। लोगों को डर है कि लॉकडाउन लग सकता है, फिर से फंस जाएंगे। हुआ यह है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 4 अप्रैल से पाबंदियां लगाई गई हैं, सख्ती है। तो लोगों को डर लगा कि सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए लोग अपना सामान समेटकर निकलने में भलाई समझते हैं। हम नमकीन कंपनी में काम कर रहे थे। अच्छा, क्यों जा रही गाँव? अभी जा रही, क्या काम धंधा तो है नहीं, 1 हफ्ते से बैठे हैं। सेठ कितना दिन बिठा के पगार देगा, इसलिए हम सोचे ज़्यादा दिन भी हो गया, ईद भी करके आ जाएंगे, और कोरोना के भी डर है, चले जाएंगे घर पे भी। कोरोना का डर, पिछले साल भी आप लोग फंस गए थे? हाँ फंस गए थे, जब वही डर है ऐसा ना हो जाए फिर वापस, इसलिए ज़रूरी समझते जाना। सुनवाई मिल रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, इसके लिए अभी पहले ही जा रहे हैं हम लोग।
क्योंकि पहले की तरह फंस ना जाए इसके लिए। अच्छा, पिछली बार आपके साथ क्या क्या हुआ था ये बताइए। ये पिछली बार क्या हुआ, यही समय मिला था कि मतलब लगने वाला है, हम लोग ऐसा होगा समझ के ध्यान नहीं दिए, फिर जब लग गया सख्त कार्रवाई हो गई, फिर मतलब जाने ही नहीं दे गाँव। उसके बाद फिर हम लोग को ट्रक से जाना पड़ा, ऐसा वैसा तकलीफ उठा के। इसके लिए हम लोग सोचे कि अभी पहले की तरह ना हो जाए, इसके थोड़ा ट्रेन चालू है जब तक जा सकते हैं, नहीं तो फिर अगली तरह फंस जाएंगे तो फिर वो हो जाएगा। पहले की तरह नहीं बचा, पहले बहुत तकलीफ से गए थे ना, इसके लिए। यहाँ क्या अभी लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं, डर की वजह से? जैसे दुकान उकान सब बंद हो चुका है ना, काम दम हो नहीं रहा है, तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे, कोई तो खाना पीना खिलाने वाला है नहीं, इसके लिए जाना पड़ेगा ना। अभी लॉकडाउन थोड़ा सा हिंट दिए थे, बोले थे कि नाइट्स में रहेगा 8 से सुबह 7 बजे तक। 2 दिन अचानक लॉकडाउन हो गया, पूरा दुकान बंद हो गई। हम लोग इसके लिए काम चल नहीं रहा, इसके जा रहे हैं। ये लॉकडाउन का है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। पहले बोले हफ्ते में 2 ही दिन लगेगा, और अचानक पहले मंडी से लगा दिए, सब बंद है, कारोबार सब तिजारत सब बंद है, इसलिए जा रहे गाँव। यहाँ रहने का कोई पोजीशन नहीं है। यहाँ पे कोई और सुविधा आपके पास नहीं है, रहने की, खाने की कोई और? कोई सुविधा वाले मजदूर आदमी है, हम लोग तिजारत करने वाले हैं, सब बंद है, अचानक लॉकडाउन लगा दिए। पुणे के रेलवे स्टेशन पर भी मुंबई जैसे ही हाल दिखाई दिए। यहां भी लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी तक तो जिन लोगों का पहले से रिजर्वेशन था वही रेलवे स्टेशन पर पहुंचते थे, लेकिन अब ऐसे लोग भी यहां इकट्ठा हो रहे हैं जिनके पास एडवांस टिकट नहीं है, जिनकी बुकिंग नहीं है। इन लोगों का कहना है कि वो कोरोना की वजह से नहीं बल्कि लॉकडाउन के डर से वापस लौटना चाहते हैं। प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और देख रहे हैं कि सिचुएशन मतलब ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, इसके वजह से सब लोग घर जा रहे हैं। तो हम लोग भी अपना टिकट वगैरह देखें तो टिकट तो खाली मिल नहीं रहा है, लेकिन पिछले का स्थिति देखते हुए आदमी सोच रहा है कि कैसे भी घर पहुंच जाए। तो इसके वजह से हम लोग टिकट नहीं मिल रहा है, कैसे भी अब जाना है, जो भी फाइन भरना होगा, जो भी करना होगा करेंगे, जाएंगे, कैसे भी तो हमको जाना है। यहाँ रहेंगे, यहाँ और दिक्कत होगा और मुसीबत आएगी, तो आगे चल के कौन साथ देगा। 4 लोग थे, होटल में काम कर रहे थे, और होटल लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, तो सर हम लोग गांव जाना चाहते हैं। कंपनी में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्यों जा रहे हैं गाँव, क्या दिक्कतें आ रही है? और बंद हो गया ना, अब जा रहे हैं गाँव। कहते ये है कि सैलरी की प्रॉब्लम, हाँ कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, कहीं दुकान नहीं खुल रही, हम लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, हम लोगों को सामान नहीं मिल रहा है बराबर, ये सब प्रॉब्लम है, हम लोग इसीलिए घर जा रहे हैं। उनमें दुकान बंद है, काम नहीं चल रहा है, और क्या। कितने लोग थे आप यहाँ पे और कितने लोग वापस लौट रहे हैं? अभी हम लोग 7 लोग हैं, 6 लोग। कुछ वापस आने के बारे में सोचा है कुछ? अभी वापस आने को तो अभी लॉकडाउन जब भी खुलेगा तभी सोचेंगे, अभी क्या सोचेंगे। और सेट भी हमारा क्या बोलते वो नहीं है कि यहाँ का ही मराठी सेट है तो उतना केयर नहीं करता, तो क्या करेंगे, कमाएंगे तभी तो खाएंगे। ये अच्छी बात है कि रेलवे ने पुराने अनुभव से सीखा है। ट्रेन चल रही हैं, स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं, लेकिन इस बार खतरा यह है कि प्रवासी मजदूरों के साथ साथ कोरोना भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। बिहार सरकार ने उन क्वारंटीन सेंटर को फिर से खोलना शुरू कर दिया है जो पिछले साल बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए खोले गए थे, लेकिन हालत सुधरने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया था। अब पटना स्टेशन पर ही बाहर से आने वाले मजदूरों का कोरोना टेस्ट हो रहा है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज सुबह जिन 85 लोगों का टेस्ट हुआ उनमें से 14 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। अब देखिए ये कतार में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबों का कोरोना टेस्ट होगा। रैपिड टेस्ट के जरिए सबों को ये देखा जाएगा कि कोई इसमें पॉजिटिव तो नहीं है, और जितने भी यात्री आएंगे, खासतौर से मुंबई से आने वाली ट्रेनों के हर यात्री का टेस्ट होगा। हालांकि इसमें वक्त लगेगा, बहुत परेशानी भी होगी, लेकिन एक एक करके सभी यात्रियों का अब टेस्ट होगा, और जो इसमें से पॉजिटिव होंगे उनको यहाँ से भेजा जाएगा, जो आइसोलेशन सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर भेजा जाएगा। बिहार में हर दिन 1000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, जिसमें अकेले पटना में 500 से अधिक केस हैं, और ये स्थिति जुलाई 2020 में थी पटना की।
और वो आंकड़ा, वो पीक जो है हमें अब दिखाई दे रहा है, और जिस तरह की रफ्तार है उससे ऐसा लगता है ये संक्रमण और बढ़ेगा, और इसलिए ये सारी सावधानी अब रेलवे स्टेशन पे बरती जा रही है। 75 मेडिकल टीमों की तैनाती की जा रही है ताकि पटना के अंदर जो 4 रेलवे स्टेशन हैं उन सभी जगह पर सभी ट्रेन के सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट हो सके। काम धंधा बंद होगा, लॉकडाउन का डर होगा, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, ये मन में शंका होगी, तो प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव लौटेंगे। इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह कि अगर मजदूर कोरोना को अपने साथ लेकर गांव पहुंचे तो मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। पिछले साल कोरोना को हम इसलिए काबू में कर पाए क्योंकि कोरोना छोटे छोटे शहरों तक नहीं पहुंचा था, गांव में कोरोना का प्रकोप नहीं दिखाई दिया था। गांव वालों ने गांव के बाहर ही क्वारंटीन सेंटर बनाए थे। बाहर से आने वालों को गांव वाले इन सेंटर्स में रहने को कहते थे, इसलिए गांव बचे रहे। अब चूंकि कोरोना का पहले जैसा डर नहीं है, अप्रोच कैजुअल है, क्वारंटीन सेंटर्स बंद हो चुके हैं, इसलिए प्रवासी मजदूरों के साथ कोरोना गांव में भी पहुंच सकता है। और अगर गांव में कोरोना फैल गया तो सारा का सारा सिस्टम जवाब दे जाएगा। एक और बात यह है कि उद्योग धंधे बंद होने से सिर्फ मजदूर ही परेशान नहीं है, पाबंदियों ने व्यापारियों को भी सड़क पर ला दिया है। नागपुर हो, पुणे हो, मुंबई हो, हर जगह व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र के कई शहरों में दुकानदार और छोटे व्यापारी अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतरे। मुंबई के सेंटा क्रूज में दुकानदारों ने पोस्टर बैनर लेकर महाराष्ट्र सरकार के लॉकडाउन के फैसले का विरोध किया। इसी तरह नागपुर में आज तीसरे दिन लगातार ट्रेडर्स ने लॉकडाउन के खिलाफ आक्रोश जताया, नाराजगी जाहिर की। कल इन दुकानदारों ने पोस्टर बैनर्स लेकर प्रदर्शन किया था। आज थाली बजाकर उद्धव ठाकरे की सरकार के लॉकडाउन के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और यह विरोध सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, जहां जहां बड़ी मार्केट्स हैं वहां सभी दुकानदार थाली और चम्मच लेकर सड़कों पर उतर आए। व्यापारियों का कहना है कि सरकार लॉकडाउन करे, बाजार बंद करे और इसके लिए एक तरफा फैसला ले ले, ये स्वीकार नहीं है। सरकार को कम से कम व्यापारियों की बात सुननी चाहिए थी। भैया दुकानें जो बंद करके रखी हुई है, तो जो डिक्लेरेशन पहले दिया गया था वीकेंड लॉकडाउन का, तो उसमें हर आदमी को यही लगा था कि वीकेंड लॉकडाउन है, इसका मतलब सैटरडे संडे बंद रहेगा और बाकी दिन मतलब सुचारू रूप से कार्यक्रम हमारा जो व्यापार है वो चलता रहेगा। पर उसके बाद में अचानक संडे को एक जीआर आया और जो इतना कंफ्यूजिंग था कि किसी को समझ में नहीं आया। 2 दिन तो लोगों को उसको समझने में लगा और उसके बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो हमको ऐसा लगा कि हमारी दुकानें मतलब लॉकडाउन पूरा लगा दिया गया है। पिछले वक्त के लॉकडाउन में जो है हम जो सफर हुए हैं बड़े मुश्किल से, ये फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हुआ तो हमको ऐसा लगा कि भैया चलो कम से कम पिछला साल बेकार गया, ये अप्रैल से चलो अच्छा जाएगा। और जैसे ही अप्रैल लगा वैसे फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। गिने चुने जो लोग एसओपी का पालन नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो सब लोग पालन करते हैं उनका भुगतान नहीं होने को होना, उनकी दुकानें बंद नहीं की जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने 25 दिन का लॉकडाउन करा, जो कि सैटरडे संडे बोला था, और पूरे हफ्ते का करके 25 दिन का एक साथ लॉकडाउन कर दिया। वो सबका विरोध जो हमारी सरकार सोई हुई है, हमारी व्यापारियों की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए थाली बजाओ आंदोलन हमने रखा है ताकि हम सब छोटे व्यापारियों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सकती है। पाबंदियों से नाराज पुणे के व्यापारियों की बात भी सुनने लायक है। यहां दुकानदार कह रहे थे कि सरकार ये तय कर ले कि वो पहले कोरोना को खत्म करना चाहती है या फिर व्यापारियों को खत्म करना चाहती है, क्योंकि अगर दुकान नहीं खुलेगी तो व्यापारी खुद ब खुद मर जाएगा। 40,000 दुकानें, 2 लाख कर्मचारी है और ये 40,000 दुकानें बड़ी छोटी सब मिलके हैं। हमारे एक ही कहना, तुमने कारखाने को परमिशन दे दी है, तुमने बाकी पेट्रोल पंप को परमिशन दी है, ई कॉमर्स को परमिशन दी है, तुमने सबको परमिशन दी है, सिर्फ व्यापारी बंद क्यों, ये अन्याय क्यों? और इसीलिए हमने ये आंदोलन छेड़ा और हमारी व्यापार की दुकानें खुली करके दे, अन्यथा कल सुबह हम सब व्यापार खोलेंगे। हमारे बिजनेस में बहुत स्लो चल रहे हैं, ऑलरेडी मंदी बहुत है और इस तरह से अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो हमारे घर वालों को, हमारे जो नौकर चाकर जो भी है हमारे दुकान में, सबको हमको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आगे हमको व्यापारियों का पैसा देना है, सब चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती जा रही है।
हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो भी लॉकडाउन का जो ये लोड आया है वो कम हो। हम पूरी ईमानदारी से जितना भी पालन हो सकता है दुकान में करने की कोशिश करेंगे। ये बात सही है कि लॉकडाउन लगने से होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल, छोटी छोटी दुकानें बंद होने से व्यापारियों का भारी नुकसान होता है, लेकिन उनके साथ साथ वहां काम करने वाले हजारों परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट पैदा हो जाता है। हजारों परिवार सड़क पर आ जाते हैं। इसलिए तो सही है कि सरकार को इस तरह के फैसले लेने से पहले व्यापारियों से, दुकानदारों से बात करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, हालत ऐसी हो गई है कि सख्ती के बगैर काम ही नहीं चलेगा। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पाबंदियां सोच समझकर और कम से कम लगानी चाहिए। मोदी ने सुझाव दिया, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पहले ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर फोकस हो और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन में तेजी लाने की पूरी कोशिश की जाए। मोदी ने राज्यों को 11 से 14 अप्रैल तक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने का सुझाव भी दिया। वैक्सीनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाइए। दुनिया भर के समृद्ध से समृद्ध देश जिसके पास सब सुविधाएं उपलब्ध है, उन्होंने भी वैक्सीनेशन के लिए जो क्राइटेरिया तय किए हैं, भारत उनसे अलग नहीं है। आप जरा स्टडी तो कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग आपके पास है, जरा देखिए तो सही। और नए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जितना भी कोशिश हो रही है, मैक्सिमम वैक्सीनेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसके लिए भी काम हो रहा है। और वैक्सीन के डेवलपमेंट से लेकर स्टॉक और वेस्टेज जैसे जरूरी बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। ये बात सही है। आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां कोई रातों रात लग जाती हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्सीन वेस्टेज ये रोकना भी है। साथियों, वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों की सलाह, सुझाव और सहमति ने से ही देशव्यापी रणनीति बनी है। मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि हाई फोकस्ड रिस्ट्रिक्शन जो हैं उनमें 45 साल के ऊपर 100% वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास कीजिए। एक बार एक तो अचीव करके देखिए। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। दुनिया में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन हमारे देश में हो रहा है। अब 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज हर रोज दी जा रही है। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की स्पीड को और तेज किया जाए और ज्यादा प्रोडक्शन हो, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, वक्त तो लगेगा। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं। कई खबरें आई कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। लखनऊ में केजीएमयू के 40 डॉक्टर्स कोरोना की दोनों डोज ले चुके थे और अब इन सभी डॉक्टर्स की कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब 40 डॉक्टर्स कोरोना की डोज लेने के बाद, दोनों डोज लेने के बाद पॉजिटिव आ जाएं तो लोग परेशान तो होंगे। लोग कहने लगे कि जब वैक्सीन लेने के बाद ये डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए तो फिर वैक्सीन लेने का क्या फायदा। सुनकर लगा बात तो सही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमने उन डॉक्टर से बात की जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो गया। अब मैं आपको उन डॉक्टर्स की बात सुनवाता हूं जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोज ली और उसके बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव निकले।
लखनऊ केजीएमयू के वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन पुरी और भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पुनीत टंडन, दोनों जाने माने लोग हैं। दोनों ने कोरोना की डोज ली थी, इसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। डॉक्टर टंडन ने 16 जनवरी को वैक्सीन की पहली और 24 फरवरी को दूसरी डोज ली, लेकिन 31 मार्च को पता चला कि उन्हें कोरोना वायरस ने ग्रस लिया। हालांकि 2 दिन पहले डॉक्टर टंडन पूरी तरह ठीक हो गए, कोरोना से रिकवर हो गए। हमने उनसे पूछा, अगर वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो वैक्सीन लगाने का क्या फायदा। इस पर डॉक्टर टंडन ने जो कहा वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे वैक्सीन को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कोवैक्सीन की जो हम वैक्सीन लगवाते हैं या कोविशील्ड की लगवाएं, कोई भी वैक्सीन लगाएं, तो जो एस्ट्राजेनेका की जो वेबसाइट है उस पर उनका ये कहना है कि उन्होंने जो फेज़ 3 ट्रायल्स करे थे, उन फेज़ 3 ट्रायल्स में उन्होंने ये पाया कि जितने भी वॉलंटियर्स थे उन सबको जो प्रोटेक्शन मिला, उनको भले ही कुछ परसेंटेज को कोविड हुआ, लेकिन उन्होंने ये पाया कि उन 2000 वॉलंटियर्स जो थे उसमें से किसी को भी सीवियर कोविड नहीं हुआ और किसी की भी डेथ नहीं हुई। तो वैक्सीन लगवाने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि हो सकता है कि आपको कोविड बिल्कुल ही ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोविड आपको हो जाए। अगर आपको कोविड होगा तो वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड एंड डेथ से। ये उनकी एस्ट्राजेनेका की वेबसाइट पे भी उन्होंने खुद बोला हुआ है, अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स रखे हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों, जैसे मैं वैक्सीन लगने के 1 महीने से भी ज़्यादा समय के बाद पॉजिटिव हुआ, लेकिन चूंकि वैक्सीन लगी हुई थी इसलिए उसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड से मैं बच गया। उसी तरीके से आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी वैक्सीन लगवाएं और कोविड के दुष्प्रभाव से, कॉम्प्लिकेशन से बचें। यही हमारा हथियार है। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद हमारे को अपना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना है। वो चीज़ हमें जो जैसे पहले रखते थे हम ख्याल, उसका ही हमें ख्याल अब भी रखना है। वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए आपको लखनऊ केजीएमयू के वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन पुरी की बात सुननी चाहिए। डॉक्टर पुरी ने फरवरी में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली, 25 मार्च को दूसरी डोज ली, लेकिन दूसरी डोज लगने के कुछ दिन बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए। डॉक्टर विपिन पुरी ने कहा, आमतौर पर डॉक्टर्स के साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि डॉक्टर्स लगातार कोरोना के मरीजों के संपर्क में रहते हैं, ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, उनके आसपास वायरल लोड होता है। लेकिन कोरोना के खतरे से वैक्सीन ही बचाती है। अगर वैक्सीन न लगी होती तो वो दोबारा कोरोना का मुकाबला आसानी से नहीं कर पाते, जान को खतरा हो जाता। एक चीज है एफिशिएंसी और एक दूसरी चीज है ट्रांसमिशन। ये वैक्सीन आपको एफिशिएंसी देती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, कि आपकी इन्फेक्शन जो हो कंट्रोल्ड इन्फेक्शन होगी, बिकॉज आपकी जो क्षमता है एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता है वो बढ़ जाती है एंड आप फाइट कर सकते हैं इन्फेक्शन को। बट जो ट्रांसमिशन ऑफ वायरस है वो नहीं रुकता। तो तभी बार बार सबको यही बात बताई जा रही है कि अगर आप वैक्सीन ले भी लें, जब तक आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ट्रांसमिशन ऑफ वायरस आपको तभी भी हो सकता है। अगर आप दो अपनी शॉट्स वैक्सीन की ले भी लेते हैं और ट्रांसमिशन को कम करने के लिए मास्क पहनते हैं और अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बोला जा रहा है, आई थिंक अगर उसकी अगर हम अप्रोप्रिएटनेस को देखें तो आई थिंक ये जंग हम जीत सकते हैं। अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो जो अगर आपको कल इन्फेक्शन अगर हो भी जाए तो इन्फेक्शन की सिवियरिटी इतनी नहीं होती एंड इस में कोई शक नहीं है। एंड ये हमारी साइंस बताती है कि अगर आपका एंटीबॉडी लेवल अगर कुछ भी है, आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटी और इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़ जाएगी। अब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि वैक्सीन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पहली बात तो अगर वैक्सीन की दोनों डोज आपने लगवाई हैं तो आपको कोरोना होगा नहीं, इसका खतरा बहुत कम होगा। और अगर हो भी गया तो वैक्सीन आपको बचा लेगी, आपकी जान पर नहीं बनेगी। इसलिए मेरी आपसे अपील है, अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाइए और जैसे ही आपका नंबर आए बिना देर के वैक्सीन लगवाइए। ये सही है कि इस वक्त कोरोना के पहले से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इनके बढ़ने की स्पीड ज़्यादा है, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि अब मुल्क कोरोना से लड़ने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। अब डॉक्टर्स के पास, प्रशासन के पास, हेल्थ वर्कर के पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। पहले तो न टेस्टिंग लैब थे, न पीपी किट थे, न सैनिटाइजर्स मिलते थे, न वेंटिलेटर थे, न ऑक्सीजन का इंतजाम था। इसलिए लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब हॉस्पिटल्स बेहतर हैं, डॉक्टर्स के पास, हेल्थ वर्कर्स के पास पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वैक्सीन है। इसलिए लॉकडाउन की ज़रूरत तो नहीं लगेगी। लोगों में पहले जैसा डर, पहले जैसी निराशा होने की भी ज़रूरत नहीं है, बस लापरवाही से बचने की ज़रूरत है। प्रशासन ढीला है तो उसे थोड़ा चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। टेस्टिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों को यह समझाने की ज़रूरत है कि अगर किसी को कोरोना वायरस है तो उसे पकड़ना कितना ज़रूरी है, उससे दूर रहना कितना ज़रूरी है, मास्क कितना ज़रूरी है और कुछ महीने संभल कर रहना कितना ज़रूरी है। एक अच्छी खबर आई है छत्तीसगढ़ के जंगलों से, यह खबर मैं आपको बताऊंगा। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलवादियों ने रिहा कर दिया है। 5 दिन पहले नक्सलवादियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया था, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। इस एनकाउंटर के दौरान जंगल में रास्ता भटके कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन आज शाम करीब 4 बजे राकेश्वर सिंह को नक्सलवादियों ने रिहा कर दिया। रिहा करने से पहले नक्सलवादियों ने बाकायदा पंचायत बुलाकर वीडियो बनाया और सैकड़ों गांव वालों की मौजूदगी में राकेश्वर सिंह को छोड़ा। अमित शाह ने भी राकेश्वर सिंह से बात की, उनका हालचाल पूछा। राकेश्वर सिंह की रिहाई से जम्मू में उनके घर पर जश्न का माहौल है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।